हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग इस किताब का 29 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है कि हिंदुस्तान के आर्य कैसे थे। तो ये तो पढ़कर के ऐसा लग रहा है जैसे यूरोपियन कंट्री में मध्य एशिया में रहने वाले आर्य अलग थे, पश्चिम के आर्य अलग थे और हिंदुस्तान में जो आर्य आकर के बस गए वो शायद अलग थे। क्या बिल्कुल अलग रहे होंगे या धीरे धीरे अलग तरह के हो गए होंगे जब उन्होंने यहाँ के कल्चर को अपना लिया होगा, यहाँ की आबो हवा में उन्होंने अपने आप को ढाल लिया होगा। फिर भी एक बार मैं सोचता हूँ कि आपको उस किताब का चेहरा तो दिखा ही दूँ जिस किताब का ये चैप्टर है, पिता के पत्र। आप इसमें नेहरू और इंदिरा गांधी की तस्वीर देख रहे हैं। तो ये सारी चिट्ठियाँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन नेहरू जी का कंपाइल किया हुआ है। ओके, और ये जो हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर है 29 चैप्टर, हिंदुस्तान के आर्य कैसे थे। ओके, सो बैक टू द चैप्टर। आर्यों को हिंदुस्तान आए अब बहुत ज़माना हो गया। सब के सब तो एक साथ नहीं आए होंगे, उनकी फ़ौजों पर फ़ौजें आई होंगी ना। लड़ाई करके ही तो आए थे। जाति पर जाति और कुटुंब पर कुटुंब सैकड़ों बरस तक आते रहे होंगे। सोचो कि वे किस तरह लंबे काफिलों में सफ़र करते हुए गृहस्थी की सब चीज़ें गाड़ियों और जानवरों पर लादे हुए आए होंगे। उनको आने में कितने साल का समय लगा होगा, कितना समय लगा होगा। वे आजकल के यात्रियों की तरह नहीं आए ट्रेन में बैठ कर के, जहाज़ में बैठ कर के। वे फिर लौट कर जाने के लिए नहीं आए थे। वे तो यहाँ रहने के लिए, यहाँ बसने के लिए, यहाँ लड़ने और मर जाने के लिए आए थे। इसी जगह को अपनी जगह बनाने के लिए आए थे। उनमें से ज़्यादातर तो कैसे थे ये अभी बताता हूँ कि उनमें से ज़्यादातर कैसे थे। तो भाई जितने आए होंगे उसमें से कई सारे तो लड़ाई करते करते मारे गए होंगे। उनमें से ज़्यादातर तो उत्तर पश्चिम की पहाड़ियों को अफ़गानिस्तान की तरफ से पार करके आए, लेकिन शायद कुछ लोग समुद्र से ईरान की खाड़ी होते हुए भी आए और अपने छोटे छोटे जहाज़ों से सिंध नदी तक चले आए थे। तो ये आर्य कैसे थे, है ना बड़ी दिलचस्प कहानी आर्यों की। हमें उनके बारे में उनकी लिखी हुई किताबों से बहुत सी बातें मालूम होती हैं। उनमें से कुछ किताबें जैसे कि वेद शायद दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में से एक है। ऐसा मालूम होता है कि शुरू में वे लिखी नहीं गई थीं, उन्हें लोगों ने ज़बानी याद करके, मेमोराइज़ करके दूसरों को सुनाते हुए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया हुआ था। वे ऐसी सुंदर संस्कृत में लिखी हुई हैं कि उनको गाने में मज़ा आता है। और मैंने आपको बताया था ना कि शुरुआत में राजा के बारे में गीत लिखे जाते थे, वीर बहादुरों के बारे में गीत लिखे जाते थे। तो जिस आदमी का गला अच्छा हो और वो संस्कृत भी जानता हो, तो उसके मुंह से अगर हम वेद पुराण का उच्चारण सुनेंगे तो ये बड़ा अच्छा लगेगा। मुंह से वेदों का पाठ सुनने में अब भी आनंद आता है जिन्हें संस्कृत का ज्ञान हो, जिन्हें अच्छा बोलना आता है। तो हिंदू वेदों को बहुत पवित्र समझते हैं, लेकिन वेद शब्द का मतलब क्या? इसका मतलब है ज्ञान, है ना। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हम लोग सीख रहे हैं कि वेद शब्द का मतलब क्या। इसका मतलब है ज्ञान, और वेदों में वह ज्ञान जमा कर दिया गया है जो उस ज़माने के ऋषियों और मुनियों ने हासिल किया था। उस ज़माने में रेलगाड़ियाँ और तार और सिनेमा न थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस ज़माने के आदमी मूर्ख थे, ऐसा नहीं कह सकते। कुछ लोगों का तो ये ख्याल है कि पुराने ज़माने में लोग जितने अक्लमंद होते थे उतने अब नहीं होते। लेकिन चाहे वे ज़्यादा अक्लमंद रहे हों या ना रहे हों, उन्होंने बड़े मार्के की किताब लिखी है, उसकी बड़ी वैल्यू है जो आज भी बड़े आदर से देखी जाती है। इसी से मालूम होता है कि उस ज़माने में कितने बड़े लोग थे, कितने पढ़े लिखे लोग थे, उन्हें संस्कृत की कितनी जानकारी थी। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वेद पहले लिखे ना गए थे, लोग उन्हें याद कर लिया करते थे और इस तरह से वे एक पुस्त से दूसरी पुस्तक, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुँचते गए।
उस ज़माने में लोगों की याद रखने की ताकत भी बड़ी गजब रही होगी। हम में से अब कितने आदमी हैं जो पूरी किताब याद कर सकते हैं? शायद कोई भी नहीं। अब तो बच्चे छोटे छोटे कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर पर डिपेंड हैं, और वो याद कहाँ करते हैं? मोबाइल से फ़ोटो खींच लेते हैं, स्क्रीनशॉट रख लेते हैं, पीडीएफ रखा करते हैं। तो जिस ज़माने में वेद लिखे गए उसे वेद का ज़माना कहते हैं, वैदिक काल भी कहते हैं, है ना। तो पहला वेद ऋग्वेद है। इसमें वे भजन और गीत हैं जो पुराने आर्य गाया करते थे, और वे लोग बहुत खुशमिजाज रहे होंगे, रूखे और उदास नहीं, बल्कि जोश और हौसले से भरे हुए। अपनी तरंग में वे अच्छे अच्छे गीत बनाते थे और अपने देवताओं के सामने में गाते थे। एक बात है कि उन्हें ना अपनी जाति पर बड़ा गुरूर था आर्यों को। आर्य के माने हैं शरीफ आदमी या ऊंचे दर्जे का आदमी। तो एक ये भी बात सीखने की मिली कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है। शरीफ आदमी या ऊंचे दर्जे का आदमी, जेंटलमैन। अंग्रेज भी अपने आप को जेंटलमैन कहा करते थे। और उन्हें आज़ाद रहना पसंद था। वे आजकल की हिंदुस्तानी संतानों की तरह न थे जिनमें हिम्मत का नाम नहीं और न अपनी आज़ादी के खो जाने का रंज है। पुराने ज़माने के आर्य मौत को गुलामी या बेइज्जती से अच्छा समझते थे कि गुलाम ना होना पड़े, बेइज्जत होने से अच्छा है कि मौत को गले लगा लें। वे लड़ाई के फ़न में भी बहुत होशियार थे, अच्छे लड़ाके थे, वॉरियर। ओके। और कुछ कुछ विज्ञान की भी जानकारी उनके पास में रही होगी। मगर खेती बाड़ी का ज्ञान उन्हें बहुत अच्छा था, और खेती की कद्र करना उनके लिए स्वाभाविक बात थी। इसलिए जिन चीज़ों से खेती को फ़ायदा होता था उनकी भी वे बहुत कद्र करते थे। बड़ी बड़ी नदियों से उन्हें पानी मिलता था, इसलिए वे उन्हें प्यार करते थे और उन्हें अपना दोस्त और उपकारी समझते थे। गाय और बैल से भी उन्हें अपनी खेती में और रोज़मर्रा के कामों में बड़ी मदद मिलती थी, क्योंकि गाय दूध देती थी जिसे वे बड़े शौक़ से पीते थे। इसलिए वे इन जानवरों की बहुत हिफाजत करते थे और उनकी तारीफ़ के गीत गाते थे। उसके बहुत दिन के बाद लोग यह भूल भी गए कि गाय की इतनी हिफाजत क्यों की जाती थी, है ना। लेकिन उन्हें ये बात ध्यान था कि गाय से फ़ायदे बहुत हैं, तो वे उसकी पूजा करने लगे। तो भला सोचो तो इस पूजा से किसको क्या फ़ायदा था? आर्यों को अपनी जाति का बड़ा घमंड था। ये हम लोग पहले भी दोहरा चुके हैं। इसलिए वे हिंदुस्तान की दूसरी जातियों से मिलजुल जाने से डरते थे। इसीलिए उन्होंने ऐसे कायदे और कानून बनाए कि मिलावट ना होने पाए। इसी वजह से आर्यों को दूसरी जातियों में विवाह करना मना था, और बहुत दिनों के बाद इसी ने आजकल की जातियां पैदा कर दी। तो ये कह सकते हैं, ये समझा जा सकता है कि वेद पुराण के पीछे में आर्यों की कला, संस्कृति और ज्ञान छिपी हुई हैं, और इन आर्यों ने ही आजकल की जातियां पैदा की, और वो अपने को रिजर्व मानते थे, हाई क्लास का मानते थे। तो अब तो यह रिवाज बिल्कुल ढोंग हो गया है। कुछ लोग दूसरों के साथ खाने या उन्हें छूने से भी डरते हैं, मगर ये बड़ी अच्छी बात है कि ये रिवाज, छुआछूत का रिवाज कम होता जा रहा है ना। ये डिस्क्रिमिनेशन तो होना नहीं चाहिए। तो इसके साथ ही आर्य भारत में कैसे आए और भारत में रहने वाले आर्य कैसे थे, ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। एक बार आखिर में फिर से याद दिला दूँ कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। ओके, तो आप सब इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आगे चल कर के आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ दिखने वाले हैं मेरे इस चैनल पे। इस चैनल पर आपको अपनी किताबों के चैप्टर्स में मिलेंगे, मैथमेटिक्स के, साइंस के, इंग्लिश के, हिंदी के सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, है ना, और जनरल नॉलेज से संबंधित जानकारियाँ भी मिलेंगी। ओके, तो कीप वाचिंग,
न्यू एज कोचिंग।